आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ऑर्बिटल की बात करता हूँ मैं। ऑर्बिटल कौन सा होता है? ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी की बात करने जा रहा हूँ। ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात करने जा रहा हूँ मैं। ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात करने जा रहा हूँ। तीन तरह के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें, एक ऑर्बिटल होता है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि ये क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल होता है हाफ फिल्ड, हाफ और या फिर पार्शल फील्ड, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल, ये क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? ये हाफ स्टेबल होता है। ये क्या होता है? ये कम्प्लीटली स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल ये होता है कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, उससे कम स्टेबल ये होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो सा होता है ऑर्बिटल वो ये वाला होता है, और सबसे कम स्टेबल ये वाला होता है, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है, समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं N+L रूल की। N+L रूल, ये रूल क्या कहता है इसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। इससे पहले हमें ये डायग्राम आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 3 4 5 6 7, यहाँ पर 4 5 6 7। इस पूरी पहली वाली लाइन के साथ हम एस एस का इजाफा लगा देंगे। इसको इधर भी हम एस लगा देंगे। सारी के सारे लाइन के साथ हम एस एस का इजाफा कर देंगे। ये जो दूसरी लाइन होगी यहाँ पर हम पी ऑर्बिटल लगाएंगे, और ये जो सी तीसरी वाली लाइन होगी यहाँ पर हम डी ऑर्बिटल लगाएंगे, और ये चौथी वाली लाइन में हम एफ ऑर्बिटल का इजाफा करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये लाइंस जो सी हैं, पहले सबशेल की लाइन इस तरीके से, दूसरे वाले सबशेल की लाइन इस तरीके से, ये लाइन लगाते वक्त ध्यान रखना है। इस तरीके से ये लाइन इस तरीके से लगानी है, ठीक है ना। ये लाइन, और यहाँ से शुरू करना है हमने, यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ सब शेल्स को लिखना है। स्टार्ट हमने वहाँ से करना है, ऊपर से, ठीक है ना। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 1S 2P फिर 2P फिर 3S फिर 3P फिर 4S, इस तरीके से लिखते चले आने। पहले लिखना है 1S, ये लो जी 1S लिख दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1S लिख दिया, फिर 2S, फिर उसके बाद
2p और 3s, 2p और 3s, 2p 3s, 3p 4s, यहाँ पर 3p आ गया, और फिर उसके बाद 4s, 3p और 4s, फिर 3d, 4p और 5s, 3d, 4p और 5s, 3d, 4p और 5s, फिर यहाँ पर 4d, 5p और 6s, 4d, 5p, 4d, 5p और 6s, 6s आ गया हमारे पास इस तरीके से, और एंड में आ गया 6s और 4f, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब n प्लस एल रूल के मुताबिक ये n क्या है? ये n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। l क्या है? ये क्या है? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। n प्लस एल रूल के मुताबिक, n प्लस एल रूल के मुताबिक किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, वो सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहले सबसे पहले n1s, साफ सीधी बात है कि जितने भी नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये भी मेरी बात याद रखना कि एल जौन सा होता है, ये जौन सी, जब एल की वैल्यू जब 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तब कौन से सबशेल आएंगे? एस, पी, डी और एफ, ठीक है ना। यहाँ पर n प्लस एल रूल लगाने वाला हूँ मैं, n प्लस एल रूल यहाँ पर लगाऊंगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू है जी 1, और l की वैल्यू s ऑर्बिटल, s सबशेल में l की वैल्यू है जी 0, तो 0 आ गया। और यहाँ पर n प्लस एल रूल के मतलब 1s की वैल्यू है जी 1। इसी तरीके से 2s की निकाल लो, 2s की भी इस तरह से ही निकलेगी, ठीक है ना। n प्लस एल लिखा, नीचे लिखा n की वैल्यू है जी 2, फिर प्लस s की वैल्यू है जी 0 इज इक्वल टू 2 आ गया। किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है? 1s सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है 2s सबशेल की? 2s सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये दूसरे शेल के अंदर ये वाला सबशेल एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा शेल बड़ा होता है और पहला शेल छोटा होता है, जिसकी वजह से दूसरे शेल में जो सा सबशेल आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और पहले शेल में जो सा सबशेल आएगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से 2p है, यहाँ पर 2p भी इसी तरीके से कि ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 प्लस p की वैल्यू क्या होती है 1, तो इज़ इक्वल टू 3। इसी तरीके से 2p और 3s कैसे आएगा? इस तरीके से 3s है, 3 प्लस s की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 आ गया। ये देखें, अब ये दो ऐसे सबशेल आए हैं, ये दो ऐसे सबशेल आए हैं कि जिनकी वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि 2p जौन सा होगा, ये 2p और 3s इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है n प्लस एल रूल में, तो किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जो सबशेल हायर शेल में होगा ना, यानी कि एस सबशेल जौन सा है, ये एस सबशेल ये हायर शेल में आ रहा है, तीसरे शेल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी क्या है ज़्यादा है। और जो सबशेल पी सबशेल लोअर शेल में आ रहा है, दूसरे शेल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों सबशेल की एनर्जी के दरमियान, दोनों के दोनों सबशेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो n की वैल्यू से। जिस सबशेल के साथ n की वैल्यू ज़्यादा आएगी उस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिस सबशेल के साथ n की वैल्यू कम आएगी उस सबशेल की एनर्जी कम होगी। इसी तरीके से अब हम ये आखिरी वाला है कि ये 3p कैलकुलेट करना चाहता हूँ। 3p ये कैसे आएगा? 3 प्लस p क्या है, p की वैल्यू है जी 1, 4 आ गया इधर, ठीक है।
N+L रूल के मुताबिक 3p की वैल्यू है जी 4। यहाँ पर आर्गोन 18 है, ये आर्गोन 18, ये आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है ना। आर्गोन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने वाला हूँ। स्कूल, ये देखिए 1s, ये 1s आ गया, और फिर उसके बाद 2s आ गया, फिर उसके बाद 2s के बाद 2p, और 2p, ये मेरी बात याद रखना कि p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz, और d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz और dzx और dx²/y² और dz², ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर अब हम 1s 2s 2p आ गया, ये 2p आ गया, और यहाँ पर आ गया 3s, ठीक है, 3s आ गया, और फिर उसके बाद 2p कह रहा हूँ, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py और 2pz, ठीक है ना। 1s 2s 2p और 3s। अब हम 3s लिखेंगे इस तरीके से, 3s भी लिख दिया। अब हम फिल करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर, चूँकि s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि s ऑर्बिटल है, इसलिए हम कम्प्लीटली 2 यहाँ पर फिल कर देंगे इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर डीजनरेट ऑर्बिटल्स आ गए हैं, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स के साथ में। फिर उसके बाद ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर करके हमने फिर 2 और लगा देनी है, ठीक है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 हो गए, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर 3p 3px 3py और 3pz। यहाँ पर भी सेम स्पिन के साथ पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, फिर उसके बाद ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इस तरीके से, ठीक है। समझ आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन की आ गई। अब क्रोमियम की 24 है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो ये जोन सी है, ये सारे के सारे जोन से हैं 18 के 18। जब हमने आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी वो 18 थी, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम इस चीज़ को यहाँ पर नीचे वैसे का वैसे उतार लेंगे। 1s 2s 2px 2py 2py फिर 2pz है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3s और 3px फिर 3py और फिर 3pz, यानी कि सारी की सारी आर्गोन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले उतार ली। और अब उसके बाद यहाँ पर हमने छोड़ी थी ना 3p पर हमने छोड़ी थी। अब 4s और 3d, 4s लिखेंगे, 4s s और s सबशेल का ऑर्बिटल ये जो सा है ये कम्प्लीटली फिल कर देंगे। और 4s सबशेल के बाद 3d सबशेल आ रहा है, तो यहाँ पर 3d आएगा, 3d सबशेल आ रहा है। और हमें पता है 3d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 3dxy फिर 3dyz फिर 3dzx फिर 3dx²/y² और फिर 3dz², ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे। 18 19 20 हो गए, 20 21
बाय सेम स्पिन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे इन ऑर्बिटल्स के अंदर। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल ये है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके अंदर, क्रोमियम के अंदर। अब इस एम्प्टी ऑर्बिटल को, इस एम्प्टी ऑर्बिटल जो कि अनस्टेबल है, बिल्कुल ही अनस्टेबल है, इस एम्प्टी ऑर्बिटल को हाफ फील्ड करवाने के लिए क्या करेंगे, इस एस से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर इस तरीके से ले आएंगे। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो सा एस है स्टेबल तो है ना, बेशक इस एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कुछ ना कुछ तो स्टेबल है। डी जो सा था ये मुकम्मल तौर पर अनस्टेबल था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आने से ये कुछ ना कुछ स्टेबल हो गया। ये क्रोमियम में और कॉपर में इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बाकी सारे एलिमेंट्स को आप भूल जाओ। क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है कि एक एम्प्टी ऑर्बिटल रह जाता है आखिर में, उस एम्प्टी ऑर्बिटल को हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए एस सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डालते हैं, जबकि वो एम्प्टी ऑर्बिटल फिर वो एम्प्टी ऑर्बिटल पार्शली फील्ड ऑर्बिटल में तब्दील होकर कुछ ना कुछ स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी ज़रा सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है ना।